अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। आसिफ अली जरदारी साहब बार बार कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, दीवार से लगाया जा रहा है। अभी तो उन्होंने बात की है कि मैं जजेस के ऊपर मेरे हवाले से बड़ा दबाव है, मेरे केसेस जो बने हैं। सिंध हुकूमत के लिए कोई दूसरा इलाज नहीं आईनी मुदाखलत करे वजीर आजम फर्रुख नसीम साहब, कानून के जो वजीर हैं, उन्होंने बात की MQM की तरफ से। वफाक नेबगर्दी कर रहा है तभी, और उनकी यही कोशिश है। बिलावल साहब कह रहे हैं किसी न किसी तरह हुकूमत खत्म की जाए, सिंध गवर्नमेंट। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे थे हम तो तैयार हैं, हम तो हुकूमत गिराएंगे, नहीं छोड़ेंगे हुकूमत को। आसिफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरे साथ दूसरी पार्टियां भी हैं, उनके भी राब्ते हैं और हम जरूर जाएंगे। और केसेस के हवाले से बार बार उनका यह कहना है कि हमें दीवार से लगाया जा रहा है। और इमरान खान साहब, नवाज शरीफ हो या आसिफ जरदारी हो, उनको जेल में देखना चाहते हैं। या प्ली बार्गेनिंग करें या जेल होगा, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। जब इमरान खान साहब है वजीर आजम, पूरे मुल्क के वजीर आजम, जब वो बात कर रहे हैं कि मैं इनको जेल में डालूंगा, क्या ये रियासती दहशतगर्दी है? अवाम के अंदर एक बेचैनी है, महंगाई बेरोजगारी आपके सामने है, अवाम दुश्मन फैसले किए जा रहे हैं इस हुकूमत के अंदर। वुज़रा सेम पेज पे नहीं है, उनकी जुबान जिस तरह मुश्ताक गनी साहब ने कहा, स्पीकर KP के एक रोटी पे गुजारा करें, ये तंज थी क्या थी? इसके ऊपर अपने स्टूडियो में दावत दी है सदरा इमरान साहिबा, MP हैं तहरीक इंसाफ सिंध से। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। अवाम सेटिस्फाई नहीं है, अवाम आपसे मुतमिन नहीं है। आपने जो वादे किए थे, जो दावे किए थे, वो आपने वफा नहीं किए। 6, 7, 8 महीने हो गए गवर्नमेंट को, कहीं बेहतरी नजर नहीं आई किसी भी फील्ड के अंदर। देखिए इम्तियाज, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल इख्तलाफ रखती हूँ कि अवाम मुतमईन नहीं है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो इस वक्त अवाम सबसे ज़्यादा मुतमईन है, तमाम इंडिकेटर्स ये कहते हैं। उसके साथ देखिए, हमने वादा किया था, हमारा मैनिफेस्टो, हमारा इलेक्शन कैंपेन, हर चीज़, सबसे अहम वादा क्या था कि पाकिस्तान में हम एहतसाब करेंगे। जिन लोगों ने, जिन हुक्मरानों ने पाकिस्तान के टैक्स पेयर की मनी को चुराया, पाकिस्तान की आवाम को गरीब से गरीब किया और अपने एहसास से बैरून मुल्क बनाते रहे, हम उनका एहतसाब करेंगे। आज हम तमाम तकलीफें, तमाम प्रेशर्स देके, तमाम सियासी प्रेशर्स को बर्दाश्त करके भी उसके ऊपर मुस्तहकम है, चल रहे हैं और कोई कॉम्प्रोमाइज की फिजा कहीं नहीं है, कहीं कोई ऑप्शन कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नैब आजाद है, नैब बिल्कुल आजाद है। क्या तहरीक इंसाफ के लिए आजाद है? तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर पाकिस्तान की हिस्ट्री में ही पहली दफा हुआ है कि नैब सिटिंग गवर्नमेंट के सेनेटर्स, मिनिस्टर्स को अरेस्ट कर रही है और कोई सियासी कैंपेनिंग नहीं हो रही है। कहेंगे आपका दबाव है, आप पीछे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी हथियार के तौर पे, डराने के लिए, खौफजदा करने के लिए। अपोजिशन को खत्म करना चाहते हैं, अपोजिशन की कयादत को जेल के अंदर दे। अगर आजाद है इदारा तो खान साहब बार बार हर जलसे में, हर स्पीच में जरदारी साहब, नवाज शरीफ को जेल में क्यों भेजते हैं? क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ये समझती है, पाकिस्तान की अवाम, आप किसी चाय खाने पे चले जाएं, आप किसी पब्लिक प्लेस पे चले जाएं, पाकिस्तान की अवाम ये जानती है कि इस मुल्क के सबसे बड़े चोर कौन है, इस मुल्क का पैसा किससे चुराए जिसकी वजह से आप और मैं इस महंगाई, इस मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। वो कौन चोर हैं जिनके असासे बाहर के मुल्कों में बनते गए और हमारा यह हाल हो गया कि हम हर साल बिलियंस ऑफ रुपीस सिर्फ कर्ज के सूद की लेकिन अवाम ये भी कह रही है। एक चीज मैं और ऐड करूंगी इम्तियाज, यहाँ पर आपने ये बात की इससे पहले कि क्या किया इमरान खान, नैब। देखिए जी, नैब को ऑर्डिनेंस बनाने वाले ये दो पार्टीज थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को। 10 साल नैब पे कभी कोई उनको कोई एतराज नहीं। आपको है एतराज? नहीं, हमें कानून नहीं है, के ऊपर नहीं है। उन्हें हमेशा कभी एतराज नहीं हुआ। जब पीपल्स पार्टी के केस खुल रहे थे तो मुस्लिम लीग नून मुतमईन थी। आज जब वही नैब का ऑर्डिनेंस, जब वही नैब का कानून मुस्लिम लीग नवाज के लिए खुल रहे हैं तो उसको काला कानून कह रहे हैं। ये कहां का इंसाफ? आपके अपने MNA MP, आपके अपने वुज़रा, आपकी अपनी पार्टी के अंदर हैं कि नेब के अंदर रिफॉर्म्स आने चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। आपके अपने लोग भी चाहते हैं कि नेब को हम बिल्कुल चाहते हैं कि नैब को और बेहतर किया जाए।
मुद्दत कम से कम हो, पाकिस्तान के चोरों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और किसी को भागने की कोई ऑप्शन नहीं हो। देखिए हर कानून में बेहतरी की हमेशा गुंजाइश होती है। ब्रेक का टाइम होगा। आपने कहा अवाम कह रही है कि चोर कौन है, अवाम कह रहा है कि किसने करप्शन की, किसने पैसा लूटा। आपकी काबीना के अंदर भी ऐसे लोग बैठे हैं जिनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, क्या वो चोर डाकू बदमाश नहीं है? आपको मैं ब्रेक के बाद आता हूं। और अवाम के अंदर तासुर ये है कि आपकी हुकूमत नाकाम गई है इस 8 महीने के अंदर। इनकी कारकर्दगी देखें 8 महीने में कहीं बेहतरी। ब्रेक के बाद ब्रेक का टाइम होगा। ब्रेक के बाद सिद्रा इमरान सर। वेलकम बैक। अवाम का एतमाद आपके ऊपर भी नहीं है, वो भी कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट नाकाम गई। मैं थोड़ी सी चीजें आपको बताता। नून लीग की गवर्नमेंट थी जब जीडीपी उनका ग्रोथ था 5.8 और उनकी इन्फ्लेशन 3.8। आपकी गवर्नमेंट पीटीआई की आई, जीडीपी ग्रोथ जो है ना 3.5, इन्फ्लेशन 9.4। मैडम एक तो इम्तियाज, मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे शेयर करूंगी। ये जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साबका वजीर खजाना थे साग डार साहब, ये पता नहीं इनके फैक्ट्स एंड फिगर्स कुछ और हैं और जो ये बात हर जगह करते फिर रहे हैं उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। देखिए असद उमर उनकी तारीफ करता था, कहते थे बड़े अच्छे थे, उन्होंने अच्छे फैसले किए। देखिए अच्छा होना और फिगर फजिंग करने में बड़ा फर्क है। फिगर फजिंग उनकी स्टेट बैंक और बाहर की तमाम इकोनॉमिस्ट कह चुके हैं कि जी साग डार ने हमेशा फिगर फजिंग की है इन डिजिट्स में। दूसरी चीज आप बात करते हैं, देखिए हमारी हुकूमत के 7 महीनों को 5 साल के दौर के जीडीपी एवरेज से कंपेयर करना कहीं से भी जो है ना तो है वो नहीं है। चलो 8 महीने के अंदर कहीं बेहतरी तो नहीं आई। आप बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के शुरू के 8 महीने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 महीने, उनके 8 महीनों में इन्फ्लेशन थी 10.4। हमारे 8 महीनों की इन्फ्लेशन है 8.2, 2.5%, 9.4, 8.2, 7 महीनों की ना। अभी इसका डेटा तो आएगा, अप्रैल का तो अभी आएगा। दूसरी बात छोड़े, आप कह रही हैं कि उन्होंने ये सब तबाही की थी। नहीं, हम कह रहे हैं कि इन दोनों हुकूमतों ने तबाही की। इन्होंने पाकिस्तान का में कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होने दी, इकोनॉमी को स्लो रखा, आर्टिफिशियली डॉलर को आपने डिवैल्यू करके रखा। इसकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी तबाह है। मैं दूसरी चीज मुल्क नहीं चल सकता। मैं कहता हूं कि आप इसको साइड पे रखें। आपकी भी वही पॉलिसीज हैं, हमारी पॉलिसी मैं एक कोट करने दे मुझे। आपकी भी वही पॉलिसीज हैं, आप भी वही कुछ करने जा रहे हैं इस मुल्क के साथ जो उन्होंने किया। आपने कहा, मैं नहीं कह रहा, आप कह रही हैं कि उनकी पॉलिसी गलत थी। एमनेस्टी स्कीम, टैक्स एमनेस्टी स्कीम आपकी इमरान खान साहब ने कहा था, आपके असद उमर ने कहा था गलत है, आज आप खुद ला रहे हैं। एक सवाल मेरे पास टेलीफोन लाइन पे शाही सैयद साहब, मैं आता हूं। शाही सैयद साहब सेनेटर रह चुके हैं, रहनुमा एनपी सिंध के सदर हैं। मैं शाहजी आपको वेलकम करता हूं प्रोग्राम में। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। शाहजी आपको क्या लग रहा है, जरदारी साहब हो और आपकी पार्टी एनपी, आपकी कयादत तो असफंद यार वली साहब, सब कह रहे हैं कि हुकूमत ने इस मुल्क के साथ बहुत ही बुरा किया, कर रहे हैं अवाम के साथ, हालात अच्छे नहीं हैं। और जरदारी साहब कह रहे हैं कि एनपी मेरे साथ है और हम निकलेंगे इस हुकूमत के खिलाफ। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने सुनने वाले को सलाम देता हूँ। हमारी पार्टी, हमारी मौक़िफ़ तो रोज़ अज़ल से ये है कि ये जो फैसले जमहूरियत की शक्ल में है, लेकिन ये डिक्टेटर उनके फैसले गलत होते हैं और इसका फल आपको आज मिल रहा है। जो गलत पॉलिसियां के जरिए से जो लोग आ गए, उनको ये पता नहीं कि मुल्क चलेगा कैसे। वो हर बंदे को चोर 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 ज्यादा कर रहा है, पकड़ा अभी तक किसी एक को नहीं है। जो अवाम के दिमाग में एक चीज डाली है कि भाई ये भी चोर वो भी चोर, मैं 200 अरब लाऊंगा, 1 टक्का नहीं लाया। में जितने बातें जो लफ्ज उनके अपने मुंह से निकले थे, उनको वापस उसको खत्म करना पड़ा और यू टर्न लिया। अब इस मतलब मुल्क की जो हालत है, जो बाहर दुनिया में देख रही है, वो तो जगनसाई हो रही है। और इस वक्त जो आम बिजनेसमैन है वो परेशान हाल है कि ये नहीं पछापा, उसके ऊपर बैंकों पे सख्ती, अकाउंटों पे सख्ती। कोई बिजनेसमैन, जो मुल्क का कानून है उस कानून के मुताबिक अगर लोग चले, वो तो चल रहा है। जो कि आपका एरिया का रेट, जो बात करीम अकील रेजी ने एक मतलब टीवी पे किया था कि देखो आपको रिलीफ देना पड़ेगा आवाम को। आपने 65-70 साल जो गलत पॉलिसी राइज की है, आज अगर डिप्रेशन का मकान कोई खरीदेगा तो 10 करोड़ का है, लेकिन जब आपका डीसी रेट है वो 2 करोड़ रुपए, ये 8 करोड़ रुपए कहाँ से जाएंगे? इसी तरीके से कोई भी जमीन लो, कोई भी मार्केट लो, कोई भी दुकान लो, कोई भी काम है,
تو وہ کام آپ کا یعنی ایک اکاؤنٹ پہ تو ہو ہی نہیں سکتا. آپ کا کلیئر تو نہیں ہے چونکہ آپ یہ پالیسی غلط ہے. آپ نے پرسنٹیج دنیا میں ہوتا ہے مگر بینک بیچ میں انوالو ہوتے ہیں, وہ لائر وکیل انوالو ہوتے ہیں اور ان کا جو ایکچوئل قیمت ہو رہا ہے وہ قیمت لکھا جاتا ہے. یہاں آپ کے ملک میں رجسٹرار کے پاس اگر آج اسے رجسٹر 2 کروڑ روپے میں کی ہے اور ایک بندہ جا کے بولتا ہے کہ میں تو 10 کروڑ روپے لکھوں گا, وہ بولتا ہے بھائی تیرا دماغ خراب ہے, مجھے تو نہیں پکڑ لے گا, مجھے تو FIR اٹھا لے گا کہ کل میں نے جو رجسٹر کی وہ 2 کروڑ کی ہے, آج تیری 10 کروڑ میں کیسے کروں. جب تک آپ نے پالیسی صحیح نہیں کی, جب تک آپ نے لوگوں کو ریلیف راستہ دیا نہیں ہوگا, جب تک ان لوگوں کو آپ نے دائرے میں لایا نہیں ہوگا, تو اسی طریقے سے تنخواہ دار تو مجبور ہے, اس کے تنخواہ سے تو پہلے ٹیکس کٹ جاتا ہے, بعد میں اس کو تنخواہ مل جاتا ہے. لیکن آپ کے نیٹ ورک میں جو بزنس مین ہے وہ نہیں ہے اور آپ نے اس کو راستہ دیا نہیں ہے. آپ نے خود اپنی جو پالیسیاں دی ہے اس پالیسیوں پہ تو آپ چلے. آپ اپنے گھر ہر آدمی, میں نیب کے جو چیئرمین سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ آج گھر خریدنے جاؤ تو کتنے میں لیتے ہو؟ ہمارے فوج کے بھائی جو گھر خریدتے ہیں وہ جو ریٹائر ہوتے ہیں ان سے پوچھو کتنے کا خریدا اور پیسہ کتنا لکھا. تو آپ کا کون سا ادارہ, چاہے وہ عدالت ہو, چاہے میڈیا ہو, چاہے وہ مسجد کا پیشمان کیوں نہ ہو, وہ بھی غلط ہے کیونکہ اس نے جو آپ کا DG ریٹ ہے وہ کم لکھا ہے اور آپ نے جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ الگ ہے. آپ ان دونوں کو ملاؤ گے, آپ ٹیکس گیپ کم کرو گے, تب جا کے لوگوں کو پیسے بھرے گا, آپ کو ٹیکس بھی آئے گا اور لوگ بھی کلیئر ہو جائیں گے. نہیں تو اس طریقے سے پورا پاکستان بند چھوڑے, لہٰذا اتنا بڑا جیل چاہیے جو سارا پاکستان کو اندر کر دو. شاہ جی جو چیز خریدا ہے شاہ جی کلیئر نہیں ہے. شاہ جی ایک سوال, MQM اور تحریک انصاف کا ایک نظریہ ہے, عمران خان صاحب نے کہا یہ نفیس لوگ ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ اس کے اوپر تو بہت اچھا لفظ فکرہ میں نے سنا ہے, وہ گالی اور گولی کا اتحاد ہے. گالی اور گولی کا اتحاد ہے یہ؟ جی یہ دونوں کا تبھی ملے ہیں, الیکشن بھی ساتھ لڑیں گے. تو میں نے بتایا یہ بڑا حسن اتفاق ہے کہ گالی اور گولی اکٹھا ہو جائے گا تو پھر کون جیتے گا؟ ان سے کسی کا باپ بھی نہیں جیت سکتا. ان سے کوئی نہیں جیتا. سر دوسری بات, ٹکراؤ ہونے جا رہا ہے سب سیاسی جماعتیں, جتنے لیڈران ہیں, خان صاحب کا, اس کی پارٹی کا رویہ سخت ہے, نیب ان کے پیچھے, کیا ہونے جا رہا ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر افراتفری بڑھے گی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاستدانوں کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے طرف ذلیل کر رہا ہے, تذلیل ہو رہا ہے. جو لوگ خود ایک دن پہلے اپنے تاریخ میں پیشی پہ کورٹ میں آتا ہے, اس کے گھر پہ چھاپا مارنا, چار گراؤ کرنا, سیڑھیاں منگانا, یہ کسی دہشت گرد کو چلا ہے. کل جو حمزہ شہباز کے ساتھ کر رہا ہے, کیا یہ غلط نہیں ہے؟ کیا وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا تھا؟ کیا وہ لوگ ان کورٹ میں, سپریم کورٹ میں اور آپ کے نیب گیا نہیں ہے؟ اگر آپ کو پکڑنا ہے ثبوت ہے, جب آ جائے ادھر پکڑ لینا. لہٰذا ضرورت کیا ہے کہ آپ تسلیل کر کے لوگوں کے چار در چار دیواری کو پامال کرے. لہٰذا ایک منصوبہ ہے کہ سیاستدانوں کو ذلیل کرو, تسلیل ہو جائے تاکہ دنیا نفرت کرے سیاستدانوں سے, اور جو کہ وہ آج اس میں کامیاب ہو رہے. میں خود ہی سمجھتا ہوں کہ سیاست سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے کیونکہ سیاست میں شائستگی ختم ہو گئی. اگر گالی گلوچ سیاست ہے تو میرے باپ کا توبہ, بھائی میں سیاست نہیں کروں گا, میں تو توبہ کر رہا ہوں کیونکہ میں تو رسپیکٹ اور عزت کے لیے کام کر رہا تھا. لیکن اگر عزت نہیں ہے اور گالی اور گلوچ سے اور چور اور ڈاکو سے تو بھائی میرے باپ کا توبہ. بڑی مہربانی شاہ جی. میں سیاستدانوں سے بھی اپیل کروں گا کہ خدا کے لیے یہ سیاست کا لفظ چینج کرو بھائی, چھوڑو کوئی اور دکانداری کرو. یہ تو لفظ ہی بدنام ہو گئے. سیاست کا مطلب دھوکہ, فراڈ. صحیح سے, بڑی مہربانی, آپ نے ٹائم دیا شاہ جی, آپ نے ٹائم دیا. آپ کی طرف آؤں گا. آپ نے وہی ایمنسٹی اسکیم لا. ایک بات, MQM کا اتحاد گالی اور گولی کا اتحاد ہے, کون جیت سکے گا آپ سے؟ کہہ رہے ہیں کہ شاہی سید صاحب. آپ ہنس رہی ہیں. دیکھیں شاہی سید صاحب اور ANP کو تو پہلے ہی وائپ آؤٹ ہو چکے ہیں, عوام خود انہیں وائپ آؤٹ کر چکے. اب اس کے پھر میں آگے کیا کہوں؟ ایمنسٹی اسکیم وہی پالیسی جو نون لیگ, وہی پالیسی. امتیاز پاکستان میں کئی دفعہ ایمنسٹی اسکیمز آئیں, تنقید کی نا آپ نے, آئیں تو صحیح, IMF سے بھی لون لیے گئے. ایمنسٹی اسکیمز فیل ہوئی. دیکھیں آپ مجھے موقع تو دینا بات کرنے کا. اگر آپ اتنی وکالت کرتے رہیں گے نون لیگ اور اس کی, تو مجھے موقع نہیں ملے گا. یہ حقائق ہے, وکالت نہیں. دیکھیں پاکستان میں جب بھی ایمنسٹی اسکیمز آئیں کیوں فیل ہوئی؟ کیونکہ ایمنسٹی اسکیم ایک کا بینیفٹ ٹو دا, جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایویڈرز کو دیا گیا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے پیچھے کبھی بھی ورک آؤٹ پالیسی نہیں کی گئی.
पहली चीज ये एमनेस्टी स्कीम नहीं है, इट्स एन एसेट डिक्लेरेशन स्कीम, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इससे पहले हमारा सारा होमवर्क हो चुका है, हमारी लेजिस्लेशन मुकम्मल है, प्लस जो आपकी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है कि आप हाईलाइट करते हैं डेटाबेस पे कि जी ये वो टैक्स इवेडर्स हैं, उनको नोटिस की आप लिस्टिंग करते हैं, कंपाइलिंग करते हैं, ये तमाम चीजें हो चुकी हैं। ये एसेट डिक्लेरेशन स्कीम भी ट्रेडर्स और बिजनेस कम्युनिटी की डिमांड के ऊपर कंसिडर की गई है, क्योंकि जब बिजनेस कम्युनिटी को पहले इंडिकेटर्स पहुंचे, उनको लेटर्स भेजे, उन्हें पता चला, अब अखबार में आया कि जी इतने हजार फलाने शहर से और इतने हजार फलाने शहर से हाईलाइट हो गए टैक्स इवेडर्स, तो उन्होंने कहा कि जी एक मौका दें आप। उन्होंने, और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस एसेट डिक्लेरेशन स्कीम में आपके गवर्नमेंट ऑफिसर्स और आपके पॉलिटिशियंस के लिए कोई फेवर नहीं है। तो दिस इज अ वेरी डिफरेंट केस एज कंपेयर टू द प्रीवियस, ठीक है, जिसको आप एमनेस्टी स्कीम्स कहते हैं। एक और सवाल, आप कह रहे हैं कि इन्होंने तबाही की, बर्बादी की, हमें जैसे मुल्क मिला, कोई शक ना, मैं आपको बताऊं, आप भी मैशियत कर्जों पे चला रहे हैं। एक बात ये कि आप भी कर्ज ले रहे हैं, IMF के पास भी जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुझे आप एक सिंपल बात, मैं आपको फर्क बता ना, मैं आपको एक सिंपल बात बता, पाकिस्तानी देख रहे हैं, कराची के लोग आपको देख रहे हैं, सादा सा सवाल, आपके FBI क्यों नाकाम हुआ है टैक्स कलेक्शन के अंदर? वो तो आपके हाथ में था। जी मैं आपको बता देती हूँ। पहली चीज ये कि FBR के अंदर कोई पॉलिसी रिफॉर्म नहीं था, हमने उसकी पॉलिसी रिफॉर्म किया है और डेफिनेटली उसके इंडिकेटर्स, उसकी डिप्लॉयमेंट, उसके रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। टैक्स कलेक्शन कम हुई है, नाकाम गया। लेकिन टैक्स कलेक्शन कम होने की वजह ये नहीं है कि आपकी कोई जो टैक्स फाइलर्स है वो कम हुए, हमने टैक्स फाइलर्स में अचीव किया है। टैक्स नेट बढ़ा है आपका? जी टैक्स नेट बढ़ा है। उसका फायदा, फर्क ये पड़ा है कि 2017 और 18 में आपके दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक टेलीकॉम सेक्टर पे टैक्सेशन थी जो 18-19 में नहीं है, एक बड़ा रेवेन्यू आपके टेलीकॉम से जनरेट होता था। दूसरी चीज हैवी सब्सिडी ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो 2017-18 में नहीं थी, 18-19 में डिप्लॉयड हुई है। इन दो की वजह से टैक्स टारगेट्स आपके कम हैं, लेकिन जो पेस है, जो आपकी टैक्स नेट की एक्सपेंशन है वो पॉजिटिव है। दूसरी मैं स्टेट बैंक की रिपोर्ट आपके साथ शेयर करूंगी। मैं एक और चीज आपके साथ शेयर करूंगी कि देखिए हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी में एक बहुत बड़ा फर्क है। वी आर गोइंग इन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट ओनली लोन्स। हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट पिछले 7 महीनों में जितनी आई है, जितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए आई है, CPEC का प्रोसीजर रिवाइज हो रहा है, ये पिछले सालों में नहीं देखी पाकिस्तान ने कभी। ये तो बातें, ये तो नारे हैं आपके। अच्छा ये नारे हैं, बातें कर, ग्राउंड में क्यों नहीं नजर आ रही, अवाम के अंदर क्यों नहीं नजर आ रही? एयर फ्रांस ग्राउंड पे क्यों आ रही है? सऊदी अरब की ऑयल रिफाइनरी ग्राउंड पे क्यों आ रही है? स्टेट बैंक की रिपोर्ट पढ़ी? स्टेट बैंक ने क्या कहा? पॉजिटिव रिपोर्ट है स्टेट बैंक की। स्टेट बैंक ने क्या? माली खसारा, इन्फ्लेशन आपकी, आपका इंटरेस्ट रेट और आपका डॉलर। दूसरी बात, आपके जहांगीर तरीन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा है जो फैसले पहले लेने चाहिए थे वो अब क्यों लिए जा रहे, उसका पहले नुकसान हुआ। देखिए हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी बिल्कुल कट एंड क्लियर है, हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं, जिसके पॉजिटिव इंडिकेटर्स आना शुरू हो गए। जिस हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने इस मईशत को लिया वो बहुत ही ज्यादा पेचीदा थी। पाकिस्तान तो दिवाली के करीब तक पहुंचा दिया गया था। अब्दुल रज़ाक साहब कह रहे हैं 8 महीने डेफिनेटली कभी भी इकोनॉमिक पॉलिसी ओवरनाइट चेंज नहीं हो जाती है। कोई बटन नहीं आपने ऑन एंड ऑफ कर लिया, 6 महीने से 1 साल लगता है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी डिप्लॉय होने में। अब्दुल रज़ाक साहब आपके एक्सपर्ट, आपके ब्रेन और खान साहब के बड़े करीबी, बड़े जो है ना इकोनॉमिस्ट, बड़े चीजों को समझने वाले, उन्होंने कहा है कि महंगाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी आवाम को। सच है, करनी पड़ेगी बर्दाश्त, क्योंकि जिस हाल में हमारा मुल्क आ गया हम और कर्जे नहीं ले सकते। और दूसरी बात, आपके पास ऑप्शन 2 है। मुल्क को तबाही के दायरे में, मुल्क को दिवाली क्या नहीं जा पहले सकते। हम नून लीग की तरह मोटरवे हो जाए, एयरपोर्ट हो जाए, ये तो नून लीग अगर आती तो ये आप ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं, आप ब्लेम शिफ्ट कर रही हैं बिला वजह। मेरे सवाल का जवाब सच आप मुझे बताएं, नून लीग ने सारी हुकूमत अब तो नहीं है ना गवर्नमेंट नून लीग की, कर्जों पे चलाई, नहीं है ना गवर्नमेंट, कर्जे नहीं लेना चाहते सबके, नहीं है नून लीग की गवर्नमेंट, आपकी गवर्नमेंट है। आप पिछली हुकूमत की बात नहीं करें, आप अपनी गवर्नमेंट की बात करें। अच्छा हमारी इंपोर्ट्स कम नहीं हो रही, हमारा ट्रेड डेफिसिट बेहतर नहीं हुआ, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव होता, ट्रिकल डाउन इफेक्ट उसका क्यों नहीं है अवाम के अंदर? टाइम लगता है डेफिनेटली। कब तक डेफिनेटली 1 ईयर। ब्रेक का टाइम, ब्रेक के बाद आता हूं। बिल्कुल सच। वेलकम बैक नारिन। बिलावल साहब ने कहा है कि सिलेक्टेड वजीर आजम को होश करना चाहिए, नहीं तो उसका हशर भी परवेज मुशर्रफ जैसा होगा, और करेंगे उसका, क्योंकि वो हुकूमत गिराना चाहते हैं। उनके एक वजीर ने, फरुख नसीम ने, आइन का आर्टिकल 149 के तहत
मुदाखलत करनी चाहिए। आप भी इसको सेकंड करेंगे इनके स्टेटमेंट को? देखिए बिलावल जरदारी साहब पता नहीं कौन कौन से स्टेटमेंट देते फिर रहे हैं, क्योंकि उनका तो अब्बू बचाओ मुहिम चल रही है। फरूक को सेकंड करेंगे? जहां तक मैं बात 149 आइन का आर्टिकल, कैबिनेट के अंदर और पार्टी के अंदर बहुत सारी मुख्तलिफ प्लान्स और स्ट्रक्चर्स पे डिबेट होती है। इन्होंने मीडिया में बात की आके, बिल्कुल फरूक ने डिबेट आके, होती है, वो उनका ओपिनियन है। आप पार्टी का नहीं। तहरीक इंसाफ का इस वक्त कोई डिसीजन, कोई ओपिनियन इस पे नहीं है। हुकूमत भी नहीं गिराना चाहते सिंध की। सिंध की हुकूमत से हम काम करवाना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन्होंने ओथ लिए। चीफ मिनिस्टर का काम है अवाम के मसले हल करना, लोगों को पानी देना, सेहत देना, एजुकेशन देना, हम उनसे काम करवाना चाहते हैं। नेब गर्दी कर रहे हैं आप लोग, हुकूमत के पीछे लगे हुए हैं। सारे केसेस तो नून लीग बना के गई है, हमने कौन से केसेस एक्टिव आपने किया है, तो ये तो इसके लिए पीछे तो आप हैं। ये अवाम चाहती है, अवाम का पैसा जिन्होंने लूटा है उन्हें पकड़ा जाए। अवाम ने हमें इसके लिए वोट दिया, एहतिसाब के लिए दिया। एहतिसाब, अकाउंटेबिलिटी हमारा मैनिफेस्टो नंबर 1, हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है, और वो हमारी रहेगी, चाहे बिलावल कुछ कहते रहे, चाहे जरदारी चीखें लगाते रहे, चाहे इनके मुराद अली शाह कुछ कहते रहे। मुराद अली शाह साहब सीएम सिंध की जिम्मेदारी है कि सिंध की अवाम की खिदमत करे, बजाय कि वो बिलावल और जरदारी की खिदमत करते रहे। क्या चीख रहे हैं बिलावल और जरदारी साहब चीख रहे हैं या इमरान खान चीख रहे हैं? छाछरों में आते हैं भी वही तकरीर करते हैं, वही जुबान होती है। बाजोड़ में जाते हैं भी वही स्पीच करते हैं, घोटकी के अंदर जाते हैं भी वही स्पीच करते हैं, जहां भी खड़े होते हैं वही स्पीच करते हैं कि जरदारी जेल में जाए, नवाज शरीफ जेल में जाए। ये इंग्लिश में तकरीर करते हैं। इंग्लिश में तकरीर कौन समझता है? इनको पता नहीं है, इनकी विल के तहत आए, एक कागज के टुकड़े से आए। क्या वो पर्ची पे नहीं आए? कौन से इलेक्शन? सियासी मुकाबला करें उसके साथ। पीपल्स पार्टी में कोई ब्रेन नहीं बचा? क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कोई सियासतदान और नहीं है? ये तो उनकी हकीकत है, इससे क्या मुंह छुपाना, इससे क्या डर के भागना? अगर उनको कहा जाए कि आप एक पर्ची पर, आप एक इनहेरिटेंस की पर्ची पर आके आपने सदारत ली है पार्टी की, तो इसमें कोई झूठ नहीं है। आपको हुकूमत मिली है, इंसाफ के नाम पे मिली है, इंसाफ के नाम पे। और हम एहतिसाब करेंगे, चाहे जितनी चीखें निकले, चाहे बिलावल को जो कहने, लाते मारनी है, घूसे मारने, मुक्के मारने, सर फोड़ने, उल्टा लटकने, जो दिल चाहे वो करें, एहतिसाब जारी रहेगा। और दूसरी बात, अपोजिशन का रहेगा आपकी पार्टी के अंदर। एहतिसाब नैब के थ्रू रह रहा है, अगर किसी को एतराज से जाए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाए, क्यों नहीं जाते? किस बात का डर है? और दूसरी बात, धमकियां भी देंगे आप। अच्छा, इसमें एक मजेदार चीज मैं ऐड करूंगी इम्तियाज, सिंध में किसकी हुकूमत है? पीपल्स पार्टी की। तो क्या सिंध में सारे फरिश्ते हो गए? नहीं। तो क्यों नहीं पकड़ते हमें? दावा तो आप करते हैं, हमें क्यों नहीं पकड़ते? आपके पास फरिश्ते, हमें क्यों नहीं पकड़ती? आपकी हुकूमत ही नहीं थी। अगर उन्हें लगता है कि पाकिस्तान आपको हुकूमत मिली है, अगर उन्हें लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में करप्ट एलिमेंट्स हैं, जनाब पकड़े। आप तो कहते हैं हमारी पार्टी में दूसरी पार्टी के लोग आके बैठ गए जो बड़े करप्ट हैं, जनाब पकड़े आकर। क्यों? सिंध हुकूमत किस बात से डर रही है? क्या अगर वो कोई डील समझते हैं, नो डील इज एक्सेप्टेड, आपको जिसको पकड़ना है पकड़े। अगर आपके पास ये है कि मैं करप्ट हूं, आप मुझे अरेस्ट करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी सूरत अपने अकाउंटेबिलिटी के एजेंडा पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। दबाव है, जितना दिल चाहे दबाव रोए पीटे। यार बेचारे हर जगह जाके रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, चीख रहे हैं, लात मार रहे हैं, घूसे मारने की हद तक आ गए पढ़े लिखे लोग, तो इसको क्या मुझे ईमानदार बताएं इस कौम के सामने, आपकी कयादत, आपकी पार्टी, क्या मुशर्रफ के वजीर जो मुशर्रफ टीम में थे, जो नून लीग की टीम में थे, जरदारी, वो बेहतरी लाएंगे, नया पाकिस्तान बनाएंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान की आइडियोलॉजी, इमरान खान की पॉलिसी डिप्लॉय की जा रही है। हमारे जो भी एलिमेंट्स में जब भी कभी अगर कोई मिसफिट होगा तो उसका भी वैसे ही एहतिसाब होगा, जो आपने देखा है आजम स्वाति के केस में, जो आपने देखा है सिटिंग मिनिस्टर पंजाब अलीम खान के केस में। हम तो अक्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, अक्रॉस दी पार्टी अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं। सवाती साहब आपने किया था। एक छोटा सा आप अभी देखिए, अभी थोड़े दिन पहले नैब में पेशी थी जरदारी साहब की, तो जी पूरी पीपल्स पार्टी रोड पे मुस्तफा नवाज को कर जी पुलिस को थप्पड़ मारते दिखाई दे। आजम स्वाति पे केस चला, अलीम खान ने रेजिग्नेशन देके गिरफ्तारी दी। हमारे तो लोग रोड पे नहीं गए, क्योंकि हमारे लिए पाकिस्तान पहले, सियासी पार्टी बाद में। लेकिन दूसरे ये नहीं समझ रहे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हर तरफ रोती फिर रही। आज उन्हें वफाकी हुकूमत से सारी शिकायत हो गई, क्यों जी? केस खुल रहे, आपने जितनी तवानाई, मैडम आपने जितनी तवानाई इनको जेल डालने में और केसेस बनाने और केसेस को एक्टिव करने में, सुने, जितना आप एक्टिव किया हुआ है नेब को, अगर इसका 50% भी अवाम के ऊपर लगाते तो आपकी वाह ना हो जाती। देखिए, अवाम के लिए ही ये हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहला एजेंडा है अकाउंटेबिलिटी इस करप्शन, क्योंकि पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा है करप्शन। आप मुझे बताएं, सिंध के अकाउंटेंट जनरल
کی رپورٹ کیوں کہتی ہے کہ 700 ملین کی کرپشن ہے؟ ایک سیف سٹی پروجیکٹ میں کئی 100 ملین کی کرپشن ہے، کیوں نہیں لگے آج تک کراچی میں کیمرہ؟ کہاں گئی وہ کمپنی؟ آر او پلانٹ 2200 میں سے 1700 ناکارہ ہیں، وہ کمپنی بھاگی ہوئی ہے۔ یہ ساری کرپشن، میرے آپ کے گھر پانی نہیں آتا، ہم اپنے بچے کو سرکاری اسپتال نہیں لے جا سکتے، آپ اپنے بچے کو خوشی سے اپنی خواہش سے سرکاری اسکول میں نہیں داخل کرنا چاہتے، اس کی وجہ یہ کرپشن ہے۔ جب تک ہم اس کرپشن کے خلاف جہاد نہیں کریں گے، جنگ نہیں کریں گے، عوام سپورٹ میں کھڑی ہے اور انشاءاللہ عوام ہمارے ساتھ پہلے بھی کھڑی ہے، آگے بھی کھڑی ہے۔ احتساب کے حامی، احتساب کے اوپر ووٹ لے کر آئیں، احتساب کرنے کے لیے آپ کی حکومت پیچھے نہیں ہٹے گی۔ احتساب کمیشن آپ نے بند کر دیا پشاور کے اندر، لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے اس کے اوپر۔ آپ اگر چاہتے ہیں کرپشن کے حوالے سے، آپ کے ہاں میٹرو، آپ کی اس میں کتنی دفعہ ریوائز ہوئی پی سی، کتنی دفعہ جو ہے اس کے اوپر پیسے لگے، کیوں کاسٹ بڑھی، اس کے اوپر بھی تو بیٹھنا چاہیے۔ دیکھیں پاکستان میں ہر پروجیکٹ کا احتساب ہونا چاہیے، ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ گورنمنٹ آپ کی ہے، آپ کریں۔ جب بی آر ٹی کی بات ہوتی ہے تو بی آر ٹی اور یہ میٹرو، یہ اورنج لائن کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آپ اٹھا رہے ہیں، ابھی میں دیکھ رہی تھی شاید 28 مارچ کا ڈون ہے، اس میں اے ڈی پی نے ڈائریکٹ یہ لکھا ہے کہ جی ہم نے اس کو ریوائز کروایا اور ہم اس منصوبے سے سیٹسفائیڈ ہیں۔ اگر ہم تو پاکستان تحریک انصاف کا ہر نمائندہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان سے کرپشن کے خاتمے کے لیے سیاست میں آئے ہیں، جہاں بھی غلطی ہوگی ہم تو وہ حکومت ہے کہ ہم نے الیکشن سے چند مہینے پہلے اپنے اتنے سارے ایم پی ایس کو فارغ کیا۔ اور دوسری بات، آپ نے ایم پی ایس کو تو فارغ کیا، اپوزیشن کہہ رہی سب سے بڑے ڈاکو چور جو ہیں وہ خان صاحب اور خان صاحب کی ٹیم ہے، چندے کے پیسے کھا گئے، فنڈ ریزنگ کے پیسے کھا گئے، انہوں نے جا کے پیسہ باہر لگایا، وہ بھی یہ الزام آپ کے اوپر لگا۔ اپوزیشن بیچاری کیا کرے جب نہ ان کو ماضی کی طرح کہیں سے ریلیف مل رہا ہے، نہ ماضی کی طرح ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں، نہ ماضی کی طرح ان کا ساتھ مل رہا ہے، عوام کے لیے نکلتے ہیں تو 200-400 لوگ بڑی مشکل سے نکال پاتے ہیں، تو پھر وہ تو یہی چیخیں گے۔ اگر واقعی انہیں لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کسی شخص یا عمران خان نے کبھی بھی کوئی چندہ یا کسی بھی طرح کی کوئی گڑبڑ کی، تو بھائی اس وقت تو حکومت میں آپ لوگ تھے، تب عوام کا درد نہیں جاگا، تب عوام کے درد کو آپ نے نیند کی گولی کیا کھلا کے سلا دیا تھا، اور آج جب آپ کے کیسز ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ نہیں کون کون سے خوابی درد یاد آ رہے ہیں۔ علیمہ خان کے اوپر جرمانہ لیا جاتا ہے، دوسروں کے اوپر جے آئی ٹی، ای سی ایل، جیل میں ڈالا جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے۔ کیا علیمہ خان کو ریلیف دیا گیا، این آر او دیا گیا، ان کے اوپر ہلکا ہاتھ رکھا گیا؟ اسی وجہ سے خان صاحب کی بہن ہے۔ اگر علیمہ خان پیپلز پارٹی یا نون لیگ کے کسی کی بہن ہوتی تو نہ کبھی کیس چلتا، نہ کبھی جرمانہ ہوتا، نہ آج ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، جرمانہ صرف یہ بہت بڑی بات ہے۔ دیکھیں جو کیس ہے، ہم تو کہتے ہیں، عمران خان خود کہتے ہیں، ہماری پوری پارٹی کہتی ہے کہ جو بھی پاکستان تحریک انصاف میں، جبکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ممبر بھی نہیں ہے، وہ کسی عہدے پہ کبھی نہیں رہی، اور پبلک منی سے ان کا کوئی دور کا تعلق نہیں رہا۔ پیسہ ہے بے نامی عمران خان کا، پبلک منی سے، پبلک ٹیکس پیئر کی منی سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ جو نیب نے فیصلہ کیا اس کو انہوں نے ایکسپٹ کیا۔ ہم یہاں پہ بھی کہتے ہیں جو نیب فیصلہ کرے پاکستان مسلم لیگ کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، وہ ایکسپٹ کریں۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کس بات کا خوف ہے؟ احتجاج اگر آپ کریں تو صحیح، آپ کنٹینر لے کے گھومیں تو صحیح، ہم آپ تنقید کریں، نہیں تنقید کر رہے ہیں تو صحیح۔ اگر اپوزیشن کوئی احتجاج کرتی ہے، اگر آپ کے اوپر تنقید، تو پھر خان صاحب پریشان کیوں، ناراض کیوں؟ خان صاحب بالکل پریشان نہیں، انفیکٹ ہم بڑے ایکسائٹڈ ہیں، پورے پاکستان تحریک انصاف بڑی ایکسائٹڈ ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جی شکر ہے، دیر سے صحیح، لیکن بلاول زرداری صاحب نے تحریک انصاف کی مقبولیت سے یہ تو سیکھا کہ جناب سیاست صرف ڈرائنگ روم اور بلاول ہاؤس کے بڑے بڑے قلعوں میں نہیں ہوتی، عوام میں آنا پڑتا ہے، عوام کے لیے نکلنا پڑتا ہے۔ نکلے اپنے صوبے میں کر دیا، کراچی سے لاڑکانہ ٹرین مارچ۔ اور مزے کی بات، جس دن ٹرین مارچ شروع ہوا، آپ سب جانتے ہیں، تمام ویورز نے دیکھا ہے میڈیا پر، اس دن کہا جی حکومت کے خلاف ہے، اگلے دن ختم کرتے ہوئے کہتے نہیں یہ تو ہماری نیٹ پریکٹس تھی، ہمیں تو 4 تاریخ کو اپنے لوگوں کو لے کے جانا تھا، تو جی ہم نے کہا ہم اس طرح لے کے جا رہے ہیں۔ ان کا تو نیریٹو کلیئر نہیں ہے۔ پہلے سوچ لیں کہ ٹرین مارچ آپ نے حکومت کے خلاف کیا یا آپ اپنے لوگوں کو گڑی خدا بخش لے کے جا رہے تھے۔ دوسری بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگوں کے پاس نہیں، میرے پاس جو اطلاع ہے، آپ کے وزراء ایم پی ایز ابھی عوام کے اندر جانے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ عوام آپ کے اوپر اتنی ناراض ہے۔ آپ بھی وعدے جو کیے تھے، جو دعوے کیے تھے، آپ نے بھی ایک وعدہ پورا نہیں۔ آپ نے کہا ہم گورنر ہاؤس، سندھ گورنر ہاؤس میں آج بھی جو عمران اسماعیل وہاں بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر گورنر ہاؤس بھی وہی، پرائم منسٹر ہاؤس بھی وہی، پریزیڈنٹ ہاؤس میں بھی
डॉक्टर आरिफ अलवी उसी तरह रह रहे हैं, लोगों के साथ मिल रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हुआ। आपने कहा यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम जो है पार्क बनाएंगे, हम लाइब्रेरी बनाएंगे, कुछ भी तो नहीं हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उसकी अवाम, पाकिस्तान के लोग कितने मुतमईन है, इसकी मुझे डिटेल्स देने की जरूरत नहीं। जाने, आप जाने के लिए तैयार नहीं है अवाम के अंदर। हम जितना हम अवाम में शायद ही कोई हो, हम ना हमारे पास प्रोटोकॉल्स हैं, ना हम कहीं छुपे बैठे हुए। हमारे आज के दिन की अगर मैं बात करूं, कराची के अंदर हमारे 8 जो हलकों में 8 इवेंट्स हुए, कश्मीर के वो हमारे सदर आए हुए हैं, उनका पूरे इवेंट्स हुए, रैलीज निकल रही है। हम तो मुस्तकिल एक मुझे सवाल बताएं, ये मजाक आपने किया, फिर हैदराबाद के लोगों के साथ यूनिवर्सिटी बन रही है हैदराबाद में, इफ्तिताह हो रहा है इस्लामाबाद में, क्यों नहीं आए? पहली चीज, क्या वजह थी? पहली चीज, इट वाज नॉट एन इफ्तिताह, वो इनॉग्रेशन ही ना, कुछ भी हुआ ना, यहाँ होना चाहिए था। दूसरी बात ये यहाँ ही होनी थी और यहाँ क्यों नहीं हुई? यहाँ पे ही होनी थी और यहाँ पे ही होगी दोबारा। इट वाज जस्ट अ सेरेमोनियल इवेंट और पीएम हाउस में इसलिए रखा गया जस्ट टू सेव टाइम एंड लॉजिस्टिक्स। और बड़ी मेहरबानी, आपकी बड़ी मेहरबानी। बड़े बड़े वादे नजर नहीं आते, आ तो रहे हैं। अपोजिशन एहतजाज करे तो गुस्सा खान साहब, नाराज किसके ऊपर है? अगर नवाज शरीफ बाहर जाएं, अगर जमानत पे जाएं, अगर मेडिकल ग्राउंड के अंदर उनको जमानत मिले, फिर भी हुकूमत नाराज, गुस्से में, जेल में देखना चाह रही है। सियासी मुकाबला करें, अवाम को कुछ दें, वोट लेकर आए, किसी तरह भी वोट लेकर आए, क्या भी है, लेकिन आपको मैंडेट है, उस मैंडेट के साथ आप वफा करें। इसी के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।